ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जब ब्रेक पर गए थे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच जीतने के लिए चंद रन दरकार थे जो पाकिस्तान ने हासिल कर लिए। 5 विकेट से फतह हासिल की। तीसरे और आखिरी एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ और सीरीज़ 2-0 से जीत ली क्योंकि पहला मैच बारिश की नज़र हो गया था। लेकिन श्रीलंकन टीम ने जो खासे यंग खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है एक इम्पैक्ट ज़रूर डाला और ये इम्पैक्ट डाला था पिछले मैच में जयसूर्या और शनाका ने। जिस तरीके से 28 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद उन्होंने कमबैक किया था और वो जो एक मोराल होता है टीम का वो गिरने नहीं दिया। और आज जब 297 रन स्कोर किए, गोनाथिलेका ने सेंचुरी स्कोर की, शनाका ने फिर 46 रन बनाए, तो अब T20 क्रिकेट में श्रीलंका की टीम एक डिफरेंट मूड में दिखाई देगी। यंगस्टर्स को पाकिस्तान ने ट्राई नहीं किया। हम बार बार कहते रहे कि जब उनकी भी यंग टीम आई है तो अपनी कंडीशन में तो आप भी इनको ट्राई कर सकते थे। अगर वो अपने फ्यूचर की जानिब देख रहे हैं या उन्हें देखना पड़ गया कि उनके पास प्लेयर नहीं थे तो ये चांस आपके पास भी था। हमने एटलीस्ट ODI सीरीज़ में गंवा दिया। T20 टीम का भी अनाउंसमेंट हो गया, उस पर भी बात करेंगे। ओवरऑल अगर देखते हैं तो ताहिर खान ने जिस तरीके की कारकर्दगी रही है आज पाकिस्तान की, बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर मायूस कुन रहा जो अगर 297 रन दे गया इस श्रीलंका की टीम के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके की दिखाई दे रही है, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त मुख्तलिफ फेज से गुजर रही है। नसीम भाई, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर दोनों बॉडी लैंग्वेज अगर सेम होगी ना तो रिजल्ट आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। तो एज से इन 2 मैचेस से एक चीज जाहिर हो रही है कि बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है। कप्तान की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, कोचिंग मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो जब तक एक नहीं होगी रिजल्ट आपको इसी किस्म का होगा। मैं समझता हूं कि आज जिस किस्म का स्टार्ट दिया था फखर जमान ने और आबिद अली ने, 2019 की ये पहली मतलब लॉन्गेस्ट पार्टनरशिप रही है एज एन ओपनर्स की तरफ से हमारे पाकिस्तान को, लेकिन अभी तक उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो बाबर थोड़ा खेले, बाबर फिर आउट हो गए, फिर सरफराज खुद आ गए। सरफराज थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए क्योंकि प्रेशर इतना आया हुआ है कि उनको ये बोला गया है कि नंबर आपने पहले अपने मिस किया। क्योंकि जब आपको पता लगता है कि यार आगे टेस्ट भी है, T20 भी आ रहा है, तो फिर आप बंदा यही चाहता है कि बीइंग अ कैप्टन कि यार मैं थोड़ा परफॉर्म करूं, रन्स मिले, मुझे कॉन्फिडेंस मिले, ताकि मैं अपने फिर प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दे सकूं अपने रन से। आज थोड़ी कोशिश की सरफराज ने, लेकिन जिस तरह से आज हारिस सोहेल ने बैटिंग की है ना, एक मैं समझता हूं आज एक एंकर रोल हमें नजर आया हारिस सोहेल की तरफ से कि जो हम मिस कर रहे थे पिछले 1-2 साल से कि हमारे पास मिडिल ऑफ द पार्ट के जो जैसे हफीज एंकरिंग रोल करते थे, आज हारिस सोहेल ने वो आज अप्लाई किया है। और मैं समझता हूं कि उनको फिनिश करना चाहिए था। 11 रन पहले वो आउट हो गए, लेकिन नेवरदलेस एटलीस्ट वी कैन से दैट कि जी ODI के अंदर हमारे पास एक ऐसा प्लेयर अब आ रहा है, अगर डेवलप करें तो कि वो बारी लेगा और मैच फिनिश करेगा। जी मैच फिनिशर की कमी दिखाई देती है। लेकिन अगर ये मैच आज हम जीतने में कामयाब हुए, क्योंकि बड़ा टारगेट चेस नहीं होता, नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान ने बड़ा टारगेट आज चेस किया। जो ओपनिंग स्टैंड था 123 रन का तौकी, और वो भी 19.3 ओवर्स में आपने जिस पेस के साथ बैटिंग की उसमें 74 आबिद अली के जो 67 बॉल्स के ऊपर उन्होंने स्कोर किया, 76 किया फखर ने, लेकिन उन्होंने 91 बॉल्स खेली क्योंकि उनका वो कॉन्फिडेंस अभी वो पहले वाला दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो जो 123 रन का स्टैंड है, अगर आज ये 5 विकेट से फतह है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें जो मुझे दिखता है और आने वाले वक्त के लिए भी जो बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है वो है आबिद अली। आबिद अली का इस तरह से खेलना, इतना जहराना खेलना, 67 बॉल्स पे 74 किया। और नसीम भाई यही उसका नेचुरल गेम है। मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ 2004 से, वो इसी तरह खेलता है, वो आज भी ऐसा है और मजीद ग्रूम हो गया है। तो ये जो अब एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी पाकिस्तान के ओपनर्स की जानिब से, जिस तरह से इमाम हैं, फखर जमान हैं, अहमद शहजाद हैं और अब आबिद अली भी हैं, तो अब एक ऑप्शन हमारे पास और बढ़ गया, जो कि मुझे तो ये ऑप्शन तो बहुत पहले से था, हम बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, अब बढ़ गया नेचुरली, जिस तरह कहते हैं नेचुरली, कुदरती तौर पे ये कोई गैबी मदद ही होगी कि दिल में अल्लाह ताला ने डाला, दिल में थोड़ी डाला। तो इमाम अनफिट ना हो तो फिर तो बॉल ने डाला ना, बॉल लगी है तो वो चीज आ गई ना, मजबूर हुआ है। ये तो ये 15 में भी नहीं रखते इसको।
जैसे वर्ल्ड कप में नहीं रखा था, उन्हीं दो के साथ खेलना पड़ रहा था, फखर के साथ, इमाम के साथ, इसको 15 पे भी नहीं रखते, कौन क्या करता। लॉबीज भाई, लॉबीज इतनी स्ट्रांग हैं, इतनी चीज़ें देखने को मिलती हैं, शर्मिंदगी की बात है। वैसे आबिद अली ने, एहसान साहब, जिस तरीके की आज बैटिंग की, अपने डेब्यू के ऊपर जो उन्होंने 100 किया था, वो आउटस्टैंडिंग 100 था उनका, जो उनके स्ट्रोक्स थे, और आज जिस तरह स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव्स और टांगों से ऑन साइड पे वो जो खेलें, जितनी खूबसूरत उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं अपने प्लेयर्स के साथ कि 2 मैच के बाद आपने 1 मैच में नाकाम हो, अगर यहाँ नाकाम हो जाते हैं आबिद, तो पता चलता है कि आगे भी आबिद को मौका नहीं मिलना था। आज की इनिंग, और अब भी गारंटी नहीं है, क्योंकि इन जैसे बैट्समैनों के लिए 100 भी कम होता है, जो आपके पसंद का होता है उसके 40 भी बहुत होते हैं। क्या खूबसूरत 40 किए हैं आपने भाई, यही टीम में जाएगा। तो अब भी जो है वो हम कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं, जो आबिद अली जैसे प्लेयर को भी बाहर बिठा के रखा, हमने वर्ल्ड कप नहीं दिया। बिल्कुल नसीम भाई, देखिए आबिद अली की पहली इनिंग देखे जिसमें इन्होंने 100 किए थे, वो इनकी इनिंग के शॉट्स देखें आउटस्टैंडिंग शॉट थे, और आज भी देखें वैसे ही इन्होंने प्लेइंग की है, मगर फिर भी आबिद अली बैक फुट पे रहता है, हमेशा पीछे रहता है। अभी भी इसको चांस नहीं मिलता अगर इमाम अनफिट नहीं होता। तो नाइंसाफ़ी तो बहुत ज़्यादा हो रही है इनके साथ। और मज़ीद मैं यही कहूँगा कि आबिद अली को अब बिठाना एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसको वर्ल्ड कप में भी साथ होना चाहिए था, तो शायद रिजल्ट और भी हमारे लिए अच्छा होता, क्योंकि जिस तरह फ़खर और इमाम वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, उनको तो प्रेशर ही नहीं था, पीछे कोई बैठा हुआ था, तो ओपनर को था ही नहीं। अगर ये इमाम आबिद अली वहीं पे भी होते तो शायद वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते थे, तो उनको चांस ही नहीं दिया गया। यही बात हमारे पास एक फुकदान है, हमारे क्रिकेट या तो निज़ाम में है या पीसीबी में ऐसे लोग बैठे हुए कि मेरिट पे प्लेयरों को आने ही नहीं देते, जिनका नीचे से कोई जैक होता है या इस तरह की पॉलिटिसाइज होती है, तो वही प्लेयर आगे आते हैं। मगर नेचुरल जिनकी बात अच्छी गेम है वो प्लेयर आ ही नहीं पाते। आबिद अली की इतनी अच्छी गेम है, मैं कहता हूँ तो फ़खर जमान जो उससे तो कहीं गुना अच्छा उसकी टेक्निक के हर चीज़ से, मगर फिर भी बिल्कुल टेक्निक वाकई में बहुत आगे। अगर टेक्निक मैं बात ये कर रहा था कि आबिद अली ने आज जिस तरीके के स्ट्रोक्स खेले, फ़खर का वो कॉन्फिडेंस लेवल हम वर्ल्ड कप से नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज अगर फ़खर ने 76 किया है, इसमें आबिद अली का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्टार्ट में जो रन्स बनाने का सारा उन्होंने अपने कांधों पे उठाया हुआ था। फ़खर तो दूसरे एंड पे खड़े हुए थे, वो जो प्रेशर नहीं आने दिया फ़खर पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था आबिद का। बिल्कुल नसीम भाई, एक चीज़ का और एक एडवांटेज जो हमें आज पाकिस्तान टीम को मिला, वो 2 ओपनर्स की शक्ल में, एक राइट हैंडर था, एक लेफ्ट हैंडर था। हमेशा जो भी बॉलर होता है, कि मैं बीइंग अ बॉलर, अगर मैं इन दोनों इस किस्म के राइट हैंडर भी मेरे सामने आ रहा है, लेफ्ट हैंडर भी, और दोनों क्रीज पे, तो हमेशा डिफिकल्ट होता है कि यार इसके लिए हमने ये प्लान किया था, अब इसके लिए ये प्लान करें, तो बॉल बाय बॉल आप प्लानिंग चेंज कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से आबिद अली ने आज एग्जीक्यूट किया है अपने, क्योंकि आबिद अली बेसिकली बैकफुट प्लेयर है और वो बॉल आने देता है अपने पास, तो यही आज फ़खर का मैं थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि फ़खर ने भी देखा कि हाँ आबिद को आ रही है, और फ़खर फिर आबिद को खिला रहा था, सिंगल्स ले लेके आबिद को दे रहा था, क्योंकि ऐसी यही पार्टनरशिप बिल्ड की जाती इसी तरह से। अगर दोनों ही एक ही स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू करते तो मैं समझता हूँ शायद एक ना एक उसको आउट हो जाता, और फिर प्रेशर आता हमारे आने वाले बैट्समैनों पे। तो ये आबिद का आज की परफॉर्मेंस करना, आगे आने वाले फ्यूचर, पास में चले जो हो गया नसीम भाई, आप उसको तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से आपके पास एक चीज का एक प्लेयर मिला है, तो एटलीस्ट मैं समझता हूं कि आप इसको तीनों फॉर्मेट खिलाएं। अब टेस्ट का प्लेयर है, टेस्ट में हमने देखा काज़ाम ट्रॉफीज में भी इसने रन्स किए हैं, T20 में भी आप देखिए आज जो इसने बैटिंग की है नसीम भाई, जिस तरह से इसके शुरू के 5 ओवर 6 ओवर में से बैटिंग की है, मेरे ख्याल में T20 के लिए भी आपके पास साजगार और बैट्समैन मिल सकता है रिस्क के। एग्जैक्टली कोई इसने ओवर द हेड शॉट से, भाई एक शॉट खेला था जिसपे कमेंटेटर्स ने भी बोला था, रमीज भाई ने ये बोला था कि इसका ये शॉट नहीं है खेलने का, उसके बाद मैंने नहीं देखा कि उसने निकल के ऊपर से, नहीं कैच नहीं, वो मिड विकेट पे बॉल किया था, लेग स्पिनर को उसने स्वीप मारने की कोशिश की थी जो टॉप एज लगा था। देखिए यही क्लास है, आप अगर बॉल ग्राउंड दी शॉट्स आप खेल सकते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है रिस्क लेने की। फ़खर जब आबिद आउट हुआ तो फ़खर को लगा कि हाँ अब मैं थोड़ा सेट हूं, तो फिर फ़खर ने 2-3 छक्के भी मारे, उसको फिर कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ। तो यही चीज है, इसी तरह से कॉन्फिडेंस दिया एग्जैक्टली फिर यही कॉन्फिडेंस जब फ़खर से नीचे आया है हारिस सोहेल में, तो क्योंकि जब आप शुरू के पेस होता है पिच का तो वो डिफरेंट पेस होता है, नया बॉल हो रहा होता है, थोड़ा सा बॉल हिल भी रहा होता है, थोड़ा तेज आता है, फिर ऐसे जैसे जैसे बॉल पुराना होता जाता है तो फिर नीचे मिडिल ऑर्डर पे को आसान हो जाता है एग्जीक्यूट करना, अपने प्लान से खेलना एज कम्पेयर टू ओपनर, क्योंकि ओपनर्स का जो होता है वो अलग रोल होता है। और यही चीज आज हारिस सोहेल और आबिद अली में हमें नजर आई, क्योंकि आबिद अली ने अपना काम पूरा किया,
हाँ कि ठीक है वो आउट हो गए और वो जो हमने जो डिसीजन लिया उस पर वो आउट हुए, उनकी कोई ऐसा बैड शॉट नहीं था या उन्होंने थ्रो नहीं की विकेट जिस पे हम कह सकते हैं कि जी वो उन्होंने वाकई विकेट थ्रो की, और या फिटनेस का हमें कोई नजर नहीं आया, रनिंग बिटवीन द विकेट एक्सीलेंट नजर आई है, एग्जीक्यूशंस नजर आए क्योंकि सिंगल्स भी ले रहे थे, डबल्स भी ले रहे थे। यही चीज, इसी किस्म के प्लेयर नसीम भाई और भी हैं हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में, इनको सिर्फ चांस देने की बात है। जब चांस देंगे ना तो इंशाल्लाह आबिद अली के साथ ऐसे 2-3 आबिद अली और भी नजर आएंगे। चांस तो उन्हें देना है कि जिनको चांस देना है, बाकी सबको चांस थोड़ी देंगे। आप हारिस सोहेल की अभी बात की थी ताहिर ने कि एक ऐसा बैट्समैन दिखाई दिया कि जो इनिंग को कैरी कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आज के मैच की चीज़ ये थी कि आपका जो एक प्रोफाइलिक स्कोरर है जो इस वक्त कंटिन्यू स्कोर कर रहा है बाबर आजम, उसके बगैर आपने 300 रन स्कोर किए कि बाबर ने आज कोई हिस्सा नहीं डाला और आप 300 रन का टारगेट चेस करने में कामयाब हुए। ये कितना इंपॉर्टेंट साइन है? बहुत इंपॉर्टेंट साइन नसीम भाई। और वर्ल्ड कप के अंदर भी हारिस सोहेल ने एक अच्छी इनिंग खेली और बहुत ऐसे एक क्रूशियल मौके पे उसने जो है रन्स जो है चेस करवाए थे। तो नसीम भाई ओवरऑल अगर देखा जाए हारिस सोहेल का अभी भी और आने वाले वक्त में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है और बहुत बारी उसकी ठहराव से, जबकि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर बड़े शॉट्स की तरफ जाता है बहुत ज्यादा, इतना रुक के नहीं खेलता, आता है डाउन द विकेट भी आता है, शुरू में भी मौका मिले तो डाउन द विकेट आता है, लेकिन यहाँ पे जिस ठहराव के साथ वो खेल रहा था तो उसने ये शो किया है कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस है और मजीद क्रिकेट आगे अच्छी खेल सकता हूँ। बाबर आजम ने कौम की थोड़ी सी आदतें बिगाड़ दी हैं। इतने रन्स बाबर ने कंटिन्यूएशन के साथ स्कोर किए कि उम्मीद होती है बाबर आएंगे और मैच को संभाल लेंगे, लेकिन आज बाबर इब्तिदा में आउट हो गए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10 गेंदें बचा के गई और 5 विकेट से मैच जीतने में कामयाब हो गई। ये कितना इंपॉर्टेंट साइन दिखाई देता है हमारी क्रिकेट के लिए? बिल्कुल नसीम भाई, बाबर आजम की जैसी टेक्निक है वैसे ही टेक्निक के प्लेयर और भी मिलना शुरू हो गए। आबिद अली देखें कि मुझे बाबर आजम के मेल जोल लगता है, जैसे बाबर आजम बिल्कुल बाबर आजम रिश्तेदार भी हैं कुछ दूर के, शायद दूर के रिश्तेदार, कामरान अकमल फैमिली और ये सब लोग मिलकर रिश्तेदार हैं जी। हाँ, तो बाबर आजम नहीं खेले तो उसकी जगह आबिद अली ने संभाल लिया। ऐसे प्लेयर 2-3 और हमें मिल जाए मेरिट पे तो हमारी टीम माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से भी आगे निकल जाएगी और इंडिया को हम अच्छी तरह बीट करेंगे। और यही प्लेयर है, आबिद अली हैं, हारिस सोहेल हैं और बाबर आजम, ये तीनों प्लेयर इस वक्त मुझे टीम में ऐसे प्लेयर लग रहे हैं कि मैच विनिंग प्लेयर है। बिल्कुल। मैन ऑफ द मैच आपके ख्याल में अब से थोड़ी देर के बाद डिसीजन ले लिया जाएगा कि किसको मैन ऑफ द मैच देते हैं, लेकिन आज के मैन ऑफ द मैच आबिद अली ही बनते हैं कि जो उन्होंने स्टार्ट दिया है आबिद ही मैन ऑफ द मैच करार दिए गए। अभी हमें प्रोडक्शन टीम ने बताया बाबर आजम को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया एक ही इनिंग की वजह से जो उन्होंने खेली थी, लेकिन आबिद अली आज मैन ऑफ द मैच इसलिए डिजर्व करते हैं कि खुदा न खास्ता आपकी ओपनिंग में जल्दी एक विकेट गिर जाती है और उसके बाद बाबर आजम भी आज आउट हो जाते तो शायद 300 रन बनाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो आबिद का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली जिस तरह से आबिद अपने आप को डे बाय डे मनवा रहा है और इम्प्रूव कर रहा है, सबसे अच्छी बात देखें कंसिस्टेंसी ला रहा है, अपने परफॉर्मेंस पे, अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अभी जब मैंने रिसेंटली सिंध का जब डोमेस्टिक का मैच देखा था मैंने तो बहुत परफॉर्म कर रहा था फिटनेस पे, मैच के बाद अपनी फिटनेस पे करना, क्योंकि इनको एक प्लान दिया गया था कि जी आपने फिटनेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये मेरी इससे खुद बात भी हुई थी, तो वो ये कह रहा था कि ताहिर भाई कि मैं डेफिनेटली फिटनेस पे कर रहा हूँ, जब भी चांस मिलेगा मैं इंशाल्लाह परफॉर्म करूंगा और मैं बड़े अच्छे टच में हूँ। तो यही देखिए कॉन्फिडेंस होता है, जब आप बात कर रहे होते हैं किसी से तो कॉन्फिडेंस जाहिर होता है और जब आपको चांस मिला आज तो आपने आज प्रूव किया है। तो मैं समझता हूँ अगर ये जिस तरह से अगर आउट हुआ है मैं समझता हूँ ये 100 आराम से कर लेता, क्योंकि जिस फॉर्म में ये खेल रहा था, जिस तरीके से खेल रहा था, इसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी अंटिल अनलेस कोई ऐसा बैड शॉट खेलता या खुद थ्रो करता विकेट तो नहीं। लेकिन एक चीज का नसीम भाई एक बात बोलूंगा, डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बाद आबिद अली सामने आया है, रीजन की परफॉर्मेंस के बाद डोमेस्टिक सामने आया है आबिद अली, डिपार्टमेंट से खेलने के बाद सामने आया है। तो पॉलिश कहाँ हुआ है? ये पॉलिश डोमेस्टिक क्रिकेट में हुआ है, डिपार्टमेंट्स ने पॉलिश किया है इसको, रीजन्स ने पॉलिश किया है। तो ये अगर देखिए यही बात अगर आप डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, रीजन्स कम कर रहे हैं, प्लेयर्स 193 प्लेयर्स में 135 प्लेयर्स डिपार्टमेंट के खेल रहे हैं, तो डिपार्टमेंट बंद तो नहीं हुआ ना? क्या हमारी क्रिकेट सिर्फ 193 प्लेयर्स तक है? मैं यही बता रहा हूँ 800 लड़का आपका ग्रेड 2 ग्रेड 1 आपके डिपार्टमेंट की आपके रीजन्स की खेला था, अब वो 193 पे चला गया। 193 से भी नसीम भाई ये 66 लड़के खेल रहे हैं, क्योंकि 11 खेलते ना आपके, तो 6 टीमों के 66 लड़के हो गए, बाकी क्या जाएंगे?
बाकी जो ग्रेड 2 खेलने, ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस कौन सा आपने इतनी हाईलाइट की हुई है हालांकि इस वक्त? ग्रेड 2 में भी आपने कई बड़े नाम डाले में। बिल्कुल डाले, मेंटोर बनाया हुआ है। अगर आपने मेंटोर ग्रेड 2 में रखना है तो ग्रेड 1 में भी मेंटोर बनाए ना, क्योंकि तो वो आने वाले नए वकार लड़कों खेल को सकते हैं एक टीम से, मिसबा खेल सकते हैं एक टीम से। नहीं, इतने मेंटोर नहीं अच्छा, ये चाहिए, वाले इतने नहीं मेंटोर नहीं चाहिए। वो वाले मेंटोर चाहिए जो 35 38 वाले हों, आप उनको डालें, उनसे परफॉर्मेंस लें, लड़कों को दें। यही तो टाइम है नसीम भाई, डेवलप करना। डेवलपमेंट बकौल मिसबा के पाकिस्तान टीम नहीं है कि यहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है। डेवलपमेंट नीचे करने, तो नीचे कहाँ करनी है? आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में करनी है, आपको एकेडमीज में करनी है, आपको क्लब क्रिकेट में करनी है, आपके ग्रास रूट को स्ट्रॉन्ग करना है। जब ये चीजें स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी नसीम भाई, तो हमें टैलेंट तो बहुत है हमारे पास, तो हमें भी टैलेंट निकालने में आसानी होगी। लेकिन नसीम भाई, इसमें जिस तरह अकेडमी में जाकर के डेवलप करने की बात करते हैं नसीम भाई, सबसे पहले तो ये पता लगे कि अकेडमी होती क्या है। ताहिर खान बताएंगे यहाँ पे कैसी अकेडमीज है, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान जिस तरह की अकेडमी, जितना पैसा खर्च किया जाता है और जिस तरह की एकेडमी मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर भी और क्रिकेट बोर्ड के सेक्टर्स पे भी, ओवरऑल आपको क्या लगता है कि हमारी एकेडमी इस काबिल हैं? हम किस चीज पे काम करते हैं प्रॉपरली? देखिए प्रॉपरली तो की बात ये, एकेडमी में कहीं भी जाके आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, आप अपनी उस वीकनेस को रिफाइन कर सकते हैं। एकेडमी, मैं समझता हूं कि एकेडमी बेसिकली आपको एक पाथ देती है टूवर्ड्स नेशनल टीम। अगर वहां परफॉर्म नहीं करता, आप एकेडमी में आते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप एनसीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, आप उसकी नज़रों में ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्राइवेट एकेडमी की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर आप एनसीए में कर रहे हैं तो फिर वो एक बड़ा फ़र्क होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, आप गेंद को मिडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका गेंद थोड़ा हिल भी रहा है, आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो वहाँ जल्दी जज हो जाती है बजाय किसी प्राइवेट एकेडमी के। तकरीबन मैं बहुत ज़्यादा ना चर्चा सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा सुनने में आता है 2002-2003 से जो है ना बड़ी एकेडमी बन रही है, इन्होंने ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नसीम भाई, इंडियंस ने भी साथ ही काम करना शुरू किया था, हम करीब भी नहीं भटकते। क्या वजह है नसीम भाई इस चीज़ की? हमारी मैनेजमेंट चीज़ों को प्रॉपरली नहीं लेकर के चलती। आज तक इन हमारे प्लेयर्स को यही नहीं पता, पिज्जे हलवे मांडे फोड़ रहे होते हैं, इनकी फिजिकल फिटनेस देखें, जमीन आसमान का फर्क है। इनके एकेडमी प्रॉपरली करा हुआ बंदा, उसका एक लाइफस्टाइल होता है। नदीम खान ने एक शो के अंदर, हम दोनों ही वो शो कंडक्ट कर रहे थे, तो नदीम खान ने बहुत अच्छी बात करी थी कि हम लोग हैंकरचीफ भी यूज करना सिखाते हैं। मेरा ये सोच है कि मैं अगर अपनी एकेडमी खोलूंगा तो उसमें ये चीजें, या मुइन के खान की एकेडमी में ये चीजें जो है मैं इंप्लीमेंट करवाऊंगा। हमारी एकेडमी में क्या होता है, मैं खुद जाके एकेडमी कर आया हूँ। यहाँ पे रीजनल क्रिकेट एकेडमी जिस वक्त लगती है, ये लोग तो वेदर फोरकास्ट नहीं देखते हैं। मैंने जब रीजनल क्रिकेट एकेडमी की थी नसीम भाई, बारिश की सीजन में की थी, मेरे 17 दिन ज़ाया हुए थे। सादिक मोहम्मद और सलीम जाफर वहाँ मौजूद थे, सब लोग शॉर्ट्स पहन के, क्रिकेट बोर्ड की शॉर्ट्स, यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड का जो है ना हमारा जो सितारा होता है, जो लगना बड़े फखर की बात होती है, हम लोग गीले होते थे, फुटबॉल खेलते थे, शाम में चले जाते थे। और आज भी वही हो रहा है नसीम भाई। इस बात 2004-05 में की थी, आज भी वही हो रहा है। सादिक साहब भी खेलते थे फुटबॉल, वो खुलने की कोशिश करते थे, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही, लेकिन उनकी कहते हैं वो इंजरीज बहुत हैं, तो फिर वो कहते थे साइड पे चले जाते हैं। आपकी बात रह गई थी जो आप देखिए, एकेडमीज पे कर रहे हैं। एकेडमीज की बात मैं कर रहा हूँ कि देखिए, जिस तरह आपकी एकेडमी में आके आप अपने आपको रिफाइन करते हैं, वहां आप जाके अपनी वीकनेस से बहुत ज्यादा काम नहीं करते। आप कहाँ काम करते हैं? जब आप क्लब क्रिकेट में जाते हैं। क्लब क्रिकेट में आप जब आप मैचेस खेलते हैं कि यार मुझे पुल शॉट का मसला है, या मुझे ड्राइव का मसला है, या मुझे कट शॉट का मसला है, तो आप अपने क्लब को बोलते हैं यार मैचेस रखें, मुझे मैच प्रैक्टिस मिलेगी। एकेडमी में मैचेस तो नहीं होते नसीम भाई, एकेडमी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको मैच प्रैक्टिस दे सके। सिर्फ फिटनेस लेवल अच्छा करने के लिए फैसिलिटीज अच्छी है वहां पर, आपको प्रॉपरली डाइट प्लान वहां मिलता है, ट्रेनर्स वहां, लाइफस्टाइल एक डिफरेंट चीज है। जिस तरह आपने बताया कि ऑल ओवर, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर खुद लाहौर में है, तो कोई ना कोई एक ना एक बंदा एकेडमी में आना जाना लगा हुआ होता है, तो वो देखता है कि हाँ यार परफॉर्म कर रहा है लड़का, मेहनत कर रहा है, चलो हम आगे चल के बात करते हैं। वो तब बात करता है जब आप डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करते हैं। अगर आप डोमेस्टिक की क्रिकेट में जाके ये बोले यार कि मैं अगर मेरा पुल का छोड़ो, पुल को मैं रन तो करूं पहले, तो वो वीकनेस तो आपकी और ज्यादा हो रही है, वहीं की जगह है। तो आप हम फिर ये जोर क्या करते हैं, हम यार एकेडमी में काम नहीं किया इसकी वीकनेस में। उस लड़के से पहले ये तो पूछे, क्या वो क्लब क्रिकेट जाके उसने क्लब क्रिकेट खेली प्रॉपरली? नहीं। क्या उसकी रीजन ने क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट्स करवाए? नहीं। जब तक हमारी क्लब क्रिकेट नसीम भाई सही नहीं होगी, मैं समझता हूं कि हम एकेडमी पे तभी ब्लेम कर सकते हैं जब हम खुद लड़का बोलेगा कि हाँ यार मैं इसका कसूरवार हूं कि मेरी वजह से ये प्रॉब्लम आई है मुझे। मामा, आपकी मैं बात करता हूं एहसान भाई, तो
खैरपुर से आपका ताल्लुक है, अब पूरे सिंध की एक टीम हो गई है, तो वहाँ के खिलाड़ियों में क्या इस वक्त महरूमी पाई जाती है कि पूरे सिंध की एक टीम, उसमें तो सारे कराची के ही खिलाड़ी आ जाएंगे, हैदराबाद के खिलाड़ी के आने का भी चांस बहुत कम रह जाएगा, तो वहाँ जो एहसास महरूमी कुछ पाया जाता है वहाँ? बिल्कुल नसीम भाई, वहाँ से तो प्लेयर वैसे ही कम आते हैं, क्योंकि कराची से 1-2 प्लेयर ही होते हैं, जो हैदराबाद से भी 1-2 प्लेयर ही आ पाते हैं, तो सखर खैरपुर ये तो बहुत ही पीछे के, पहले ही कम आते थे, अब तो वो भी चांस खत्म हो गया उनका। टैलेंट है? टैलेंट है बिल्कुल, सखर में बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छी अच्छी क्रिकेट मौजूद है। हैदराबाद में कितना टैलेंट है, वहाँ से भी देखो 1-2 प्लेयर आते हैं, वो भी पीछे धकेल दिए जाते हैं, तो अभी तो वो भी इनका मेरे ख्याल हैदराबाद का भी चांस चला गया, जिस तरह एक टीम हो गई सिंध की, तो कम से कम सिंध की 3-4 टीमें होनी चाहिए, सखर की अलग होनी चाहिए, हैदराबाद की अलग होनी चाहिए, कराची की 2 टीमें होनी चाहिए, इतना बड़ा सिटी एक, इसकी तो 2-3 टीमें होनी चाहिए कराची की। बिल्कुल, ये आपने एहसास सुना, खैरपुर से ताल्लुक है एहसानुल्लाह साहब का, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पहले ही क्रिकेटर नहीं आ पाते थे क्योंकि कराची में क्रिकेट बहुत होती है, इस वजह से पता चलता था कि सिंध की टीम, अब वो दौर तो चला गया कि जब सिंध की टीम बनती थी, अब ये दोबारा ये दौर आया है कि जब सिंध की टीम बन रही है, लेकिन उस वक्त सिंध से प्लेयर्स आते थे, कहीं ना कहीं उनको मौका मिल जाता था डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, अब वो चांस भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो गैप आया सिंध की टीम का, जो इससे पहले बनती थी और अब जो बनती है, वो तकरीबन 2 दहाइयों का गैप है, इससे भी ज़्यादा का गैप है। इस दौरान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने जगह ले ली, इस दौरान में रीजन्स बनते चले गए, अब रीजन पहले हुआ करता था, लाड़काना का अपना एक रीजन था, हैदराबाद का अपना एक रीजन था, तो अंदरूनी सिंध के 2-3 रीजन्स हुआ करते थे जहां से खिलाड़ी परफॉर्म करने के बाद कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता था। लाल कुमार एक खिलाड़ी हैं जिनको मैं जानता हूं, लड़काना से उनका ताल्लुक है, और वो यानी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि अंडर 19 की सतह पे और पाकिस्तान ए से उन्होंने टूर भी किए थे, लेकिन अब लाल कुमार को क्या मौका मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि आपने पूरे सिंध की एक टीम कर दी, और वो जो गैप आया था सिंध की टीम के ख़त्म होने का और अब दोबारा सिंध की टीम के बनने का, वो तकरीबन 2 से 3 दहाइयों का गैप है। इसमें कराची की क्रिकेट कहाँ आगे चली गई है, और फिर अब क्या यहाँ के खिलाड़ी जगह देंगे या नहीं देंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पर, और इसके साथ बात करेंगे आज जो पाकिस्तान की T20 टीम का ऐलान हुआ है जो श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ खेलेगी, एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ का तीसरा एक रोज़ा मैच 5 विकेट से जीता और 3 मैचों की सीरीज़ 2-0 से जीत ली, क्योंकि पहला मैच बारिश की नज़र हो गया था। श्रीलंका की कमज़ोर टीम इतनी कमज़ोर दिखाई नहीं दी, क्योंकि 28 रन पर 5 विकेटें दूसरे ODI मैच में भी गंवा दी थी। उसके बाद शनाका जयसूर्या का जो स्टैंड था, उसने टीम को स्टैंड कर दिया, खड़ा कर दिया, और वो चीज़ हमने आज देखी जब 297 रन स्कोर करने में कामयाब हुई श्रीलंका की टीम। अब ODI सीरीज़ में ये टीम कैसा परफॉर्म करेगी, ताहिर ये टीम ODI में कैसा परफॉर्म करेगी, एक तो ये भी सवाल है। दूसरा ये कि जो आज टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की, अहमद शहजाद का कमबैक हुआ और उमर अकमल का कमबैक हुआ। अहमद शहजाद डोप टेस्ट की वजह से बाहर हो गए थे, स्कॉटलैंड के खिलाफ 2018 में आखिरी मैच खेला था, जबकि उमर अकमल के इश्यूज़ जो है वो बहुत सारे। और फिर नंबर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वकार यूनुस जिस वक्त हेड कोच थे, 2016 वर्ल्ड T20 तक वो हेड कोच थे, उस वक्त तक वो इन दोनों को पसंद नहीं करते थे, और ये ऑन पेपर बात है। हालांकि वो बार बार अब कह रहे हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये दोनों टीम में नहीं आए, लेकिन ये एक खुली किताब है। तो कितना मुश्किल होगा सरफराज की तरह उमर अकमल और अहमद शहजाद के लिए? देखिए, मैं नहीं समझता, क्योंकि इस दफ़ा वकार यूनुस बॉलिंग कोच हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो मिसबा के उसमें रोल में इन्फ्लुएंस करेंगे। हाँ, फील्डिंग में हो सकता है रगड़ा ज़्यादा करा दें इन लोगों का अपना गुस्सा होता करने के लिए, लेकिन क्योंकि अहमद शहजाद का कमबैक आपका PSL की परफॉर्मेंस पे हुआ है, जिस तरह से PSL पे उसने लास्ट PSL खेला है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ अहमद शहजाद नजर आया है, और फोकस नजर आया है नसीम भाई कि उसका फोकस था क्रिकेट पे, किसी और चीज पे कोई फोकस नहीं था उसका। नदीम उमर भाई जो ऑनर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, उन्होंने भी कहा कि अहमद शहजाद का मैंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में देखा और बड़ा ही कोई डिफरेंट इंसान बन गए, अल्लाह वाली शख्सियत भी बन गए वो, वरना तो उनको होटल में भी ढूंढते रहते थे पहले। क्योंकि नसीम भाई बात यह है कि जब आप टॉप ऑफ द लेवल से एकदम नीचे गिरते हैं ना, और फिर नीचे कोई आपको पूछता नहीं है, तो फिर आपको एहसास होता है कि यार मैं कितनी मेहनत के बाद वहां गया था और फिर अपनी ही गलतियों से मैं वापस नीचे आया हूँ। फिर उठते 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 में ना आपको बहुत सारे सबक मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अहमद शहजाद को वो सबक मिल चुका है, और अब अहमद शहजाद जिस तरह से हमें क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इवन अभी डोमेस्टिक के जो मैचेस खेल रहे हैं जिस तरह से वो कॉम्पैक्ट नजर आ रहे हैं, एक अच्छी बात है। और रही बात उमर अकमल की,
उमर अकमल की कभी भी एबिलिटी पे किसी को कोई शक नहीं रहा है। पाकिस्तान के लिए पास में बड़े मैचेस जिताए भी हैं, आज भी बात करेंगे तो उससे बिल्कुल बड़ा नो टैलेंट डाउट नहीं है। लेकिन उनको खुद जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आप से। देखिए उन्होंने, मैं समझता हूं कि अपने ही पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अगर कई बार मतलब ठीक है, आपके जितने भी तनाव है, बात जब कुछ ऐसी सिचुएशन आती है नसीम भाई, आपको चुप होना पड़ता है, थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ता है फॉर टाइम बिंग कि यार अगर ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मैं समझता हूं इस पीएसएल में भी उमर अकमल थोड़े फोकस नजर आए, फोकस था उनका, डिटरमिन्ड थे, प्लस जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर के साथ वो परफॉर्म कर रहे थे वो नजर आ रहा था कि हाँ यार उसका इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही क्रिकेट में। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि मिसबाह उल हक कि सबको पता है मिसबाह ही अहमद शहजाद और उमर अकमल को लाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप एक तो लैग कर रहे थे ओपनर, आपको फखर पे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि यार बाबर के साथ हम किसको ओपन करवाएं, क्योंकि फखर की वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि आप फखर से इस मैच में अभी इस इनिंग में रन हुए तो शायद T20 से सेंचुरी बनाई उन्होंने। बिल्कुल, अगर T20 में अब इनके साथ ही जाया जाए, एक आपके पास सेकंड बेंच में ऑप्शन है और अहमद शहजाद वहां मौजूद है। हारिस सोहेल पे एक प्रेशर आएगा उमर अकमल के तौर पे, क्योंकि हारिस सोहेल उस तरह के हमें T20 के प्लेयर नजर नहीं आ रहे हैं। बिंगा फील्डिंग एबिलिटी में बात करूंगा, फील्डिंग में बहुत लेजी होते हैं, स्लो स्टार्टर हैं, आज भी हमने देखा है कैच ड्रॉप किया, मिस फील्डिंगें की हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद उमर अकमल को हारिस सोहेल पे तरजीह दी जाएगी T20 खिलाने पे। बिल्कुल ठीक है। और अब ये जो कमबैक हुआ है उमर अकमल का और अहमद शहजाद का, तौकीर जी अच्छा हुआ नसीम भाई, क्योंकि जैसी क्रिकेट खेलते नजर आते हैं दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उमर अकमल का टैलेंट नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, बहुत छोटी सी उम्र से जो शॉट्स वो खेलते थे वो बड़े बड़े नहीं खेल पाते थे। जिस तरह नीचे से बहुत ज़्यादा जाके कट करते थे, पुल जिस तरह से करते थे, बहुत बॉल का जो नीचे भी होती थी फिर भी बड़ा अच्छा खेलते थे। तो नसीम भाई, और बात ये है ऊपर की गेंद को इतना अच्छा नहीं खेलते थे, नीचे की गेंद को खेलते थे, बॉडी पे आ जाती थी वो नहीं खेलते थे। नहीं, बॉडी पे आती थी वो भी अच्छा खेलते थे। खेलते तो सारी बॉलों के लिए अच्छे थे, है तो नो डाउट। इसमें तो कोई बड़ा ब्रेव आर्ट दोनों उमर अकमल और अहमद शहजाद दोनों बड़े तरीके से सामने वाली टीम के मुकाबले में अपने साथ खेलते रहे कई दफा। एक दफा ब्रेव हार्ट मुझे उमर अकमल ज्यादा लगता है, पर्सनली मेरी राय है, मुझे उमर अकमल ज्यादा ब्रेव हार्ट लगते हैं। लेकिन जिस तरह से पीएसएल में नदीम उमर साहब ने जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिया अहमद शहजाद को, आई डोंट नो कि क्रिकेट बोर्ड उस तरह से क्यों कॉन्फिडेंस नहीं दे पाया, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन तो है, पोटेंशियल भी है, तो दिमागी तवाज़ुन को ठीक करना ये सबके बस की बात नहीं है। तो ऐसे जिस तरह से इन्होंने किया तो क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए था। अब शायद मिसबाह वो रोल अदा कर सकें जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर में नदीम साहब ने किया था। बिल्कुल, जिस तरह नदीम उमर साहब ने रोल प्ले किया एज ए ओनर कोयटा ग्लैडिएटर्स पे, विविन रिचर्ड्स वहाँ बैठे हुए थे, मोइन खान जैसे कोच वहाँ पे बैठे हुए थे, आजम खान खुद भी एक मेंटोर का इस कराची की क्रिकेट के अंदर एक रोल रखते। तो अहमद शहजाद और उमर अकमल से अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हटा दें तो कभी किसी को शिकायत नहीं रही। एटीट्यूड प्रॉब्लम किसके साथ नहीं रहा। शोएब अख्तर को तो मेरा ख्याल है ग्राउंड के करीब भी नहीं आने देते आप, लेकिन वो इज अ गुड पर्सन, वो पाकिस्तान की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, तो आपको उसको लाना पड़ा था और फिर खिलाना पड़ा था, क्योंकि आप एटीट्यूड नहीं देख रहे हैं भाई। एटीट्यूड देखना है तो हाँ, आपने परफॉर्मेंस देखनी है, आप उनको खुद ही। और अगर कोई टीम मैनेजमेंट अपने खिलाड़ी को हैंडल नहीं कर सके तो इसका मकसद है फॉल्ट टीम मैनेजमेंट का है, उस खिलाड़ी का नहीं है। कि आपको अगर अथॉरिटी टीम मैनेजमेंट में होने की दी हुई है और आप एक खिलाड़ी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दें, आपको रहने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ पाकिस्तान टीम में ही इनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम हुई है। अब ये दोनों बहुत चोट खाने के बाद आ रहे हैं, बहुत अरसा बाहर रहने के बाद आ रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि कुछ करेंगे ये? बिल्कुल नसीम भाई, इंशाल्लाह ये बहुत कुछ करेंगे। जिस तरह लास्ट पीएसएल में इन दोनों ग्राउंड में करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। बाहर करेंगे भी तो उन पे छोड़ दीजिए। इमाम उल हक को भी तो छोड़ दिया, तो छोड़ देते हैं, ये नहीं छोड़ते ना, ये इनको भी छोड़ना चाहिए और छोड़ दें। इमाम उल हक भी बाहर थोड़ी थे, होटल के कमरे में थे। चीजें तो बाहर आ गई थी ना, बाहर आ गई थी ना, बाहर नहीं थे लेकिन चीजें तो बाहर आ गई थी। मगर जिस तरह उमर अकमल प्लेयर है, क्लास का प्लेयर है, पता नहीं उसके साथ बदकिस्मती थी, इस तरह वो क्लास अपना ऊपर लेके नहीं आ सके। मतलब जितना जिस क्लास के प्लेयर है उतने ऊपर आ नहीं सके। कामरान अकमल से पूछा कि अकमल ब्रदर्स में सबसे टैलेंटेड कौन है, तो कामरान अकमल हालांकि खुद भी बहुत टैलेंट, उन्होंने कहा उमर अकमल। हम सब वो नजर आता है उनकी शॉट्स उनकी, मगर वो उस तरह क्लिक नहीं कर सके, पता नहीं क्या वजह है। या तो उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला। पीएसएल में कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से तो बहुत दोनों अच्छे खेले, यहाँ तो उनको मैनेजमेंट अच्छा चला। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस कैसा देती है, ये सबसे ताहिर ने भी शुरू में बात कही थी कि आपके ऊपर
हाथ कैसा है, हाथ कैसा आपको एतमाद कैसा दिया जा रहा है, बिल्कुल, और वही एतमाद आपको चेंज कर देता है। या तो हमारी टीम में जब भी ये कोचेज था वकार यूनुस के साथ खेले हैं तो यहाँ तो उनको इनका कॉन्फिडेंस नहीं मिला, ये यहाँ तो ईगो उनमें भी था ईगो, तो वो उनकी बन नहीं पाई, तो इसी वजह से यहाँ तो यही एक चीज़ लग रही है। यहाँ तो अभी जो ऐसे मिसबाह उल हक आए, मेरे ख्याल में वो उनको अच्छा चला सकते हैं। मिसबाह उल हक वो भी थोड़े ठंडे हैं और ये इनको कूल करके थोड़े ठंडे, ज़्यादा ठंडे मगर वो इनको कूल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को कोई हमने ठंडियानी थोड़ी भेजना है, हमने उनसे परफॉर्मेंस लेनी है। ऐसा थोड़ी है कि अगर वो ठंडे हैं तो फिर उनको खिला लें। देखिए एक चीज नसीम भाई ये है कि क्योंकि जब मिसबाह की अंडर कैप्टनसी ये दोनों खेले हैं, तो मिसबाह को दोनों को पता है कि किस तरह से हमने हैंडल करना है। प्लेयर की साइकी आपके कोच को पता होनी चाहिए कि हर एक से एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ता है। किसी को गले में हाथ डाल के थोड़ा सा आप करना पड़ता है, किसी को प्यार से, किसी को थोड़ा सा गुस्से से करना पड़ता है, क्योंकि हर एक का मेंटल लेवल के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक एडवांटेज मिल सकता है मिसबाह की एज अ हेड कोच होने में, क्योंकि वो इन प्लेयरों के साथ खेल चुका है। वो क्या ये कभी नुकसानदेह नहीं होता कि आपका हेड कोच और चीफ सिलेक्टर जिस डगआउट में खेला, अब मैं जिस वक्त मैं कप्तान था उस वक्त ताहिर मेरी बहुत इज्जत करते थे, मेरे बहुत करीब थे, तौकीर मेरी इज्जत उस तरीके से नहीं करते थे कि एटीट्यूड भी थोड़ा रहते थे, तो वो माइंडसेट क्या ड्रेसिंग रूम पे फ़र्क डालेगा एक ऐसा कोच और चीफ सिलेक्टर कि जो इन आधी टीम के साथ खेला वो? देखिए बात यह है कि अगर वो दिल में रखने वाला है तो फिर तो डेफिनेटली रहेगा, तो आज नहीं तो कल तो वो उस चीज़ पे दूसरे पे नजला उसने करना ही करना है। हाँ, अगर आप टीम की बात कर रहे हैं और आप मुल्क की बात कर रहे हैं तो फिर आपको सारे इख्तलाफात भुला के मुल्क के लिए आपको एक पाथ पे चलना पड़ेगा, और फिर जो नहीं भी चल रहे हो आप उनको थोड़ा सा डांट डपट करके उसको वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि आप मुल्क के लिए देखिए सरफराज का 5 नंबर पे और 4 नंबर पे बैटिंग करने का मकसद ये है कि टीम मैनेजमेंट ने कप्तान को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है। ये अच्छा साइन नजर आया नसीम भाई, क्योंकि कल वो 5 नंबर पे आया था पिछले मैच में, आज वो आपका 4 नंबर पे आया, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जाओ जाके थोड़ा रन्स करोगे तो फिर T20 के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर आइंदा आने वाली जो सीरीज हैं उसमें उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो नसीम भाई जब कॉन्फिडेंस आपको रन्स करने पे मिलेगा ना तो फिर आपको अफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी विकेट कीपिंग पे। एक और चीज बताएं, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि वकार यूनुस एज ए बॉलिंग कोच 3 टेन्योर में बात करूं तो 2 मरतबा हेड कोच, 1 मरतबा बॉलिंग कोच, वो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम को शेयर कर चुके हैं। अब पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है वो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है, ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि टेस्ट मैच में 2 मरतबा आउट करने में कामयाब हो जाए। वकार का कितना इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में यंग फास्ट बॉलर्स नहीं है। हसनैन की बात कर लें, इलियास की बात कर लें, आप मूसा खान की बात कर लें, आप नसीम शाह की बात कर लें, अब अगर इनको बनाना है तो वकार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? देखें 2006 की बात है, जब मैं पाकिस्तान टीम में साथ था तो वहां पर पहली दफा वकार यूनुस एज अ बॉलिंग कोच आए थे, तो वहाँ पर राव इफ्तिखार भी थे, समी भी थे, आपका शोएब अख्तर भी थे, आसिफ भी थे, राना नवीद भी थे, इतनी बड़ी बॉलिंग स्ट्रेंथ। वहाँ पर वकार यूनुस काफ़ी मेहनत करते थे सबके साथ, उमर गुल भी वहाँ मौजूद थे। एक नज़र आ रहा था कि हाँ यार कोई इतना एक्सपीरियंस बंदा आया है, इवन हम स्पिनर्स के साथ भी वो मदद करते थे कि यार थोड़ा सा। अच्छा अब की बात ये नसीम भाई, अगर इन प्लेयर्स को आपने बनाना है और आपने डिसाइड किया है कि यार 6 या 7 लड़के हमारे पास ऐसे हैं जिनको हमने T20 भी खिलाना है, हमने टेस्ट भी खिलाना है और हमने ODI भी खिलाना है, तो आपको डाइव मारनी पड़ेगी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहां जाके मैचेस देखने पड़ेंगे। में पाकिस्तान सेटल हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से वकार यूनुस, उसका भी कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए नसीम भाई, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रोल देना चाहिए इनको कि आप जाएं सेंटर्स पे जाके, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट वहां हो रही होगी, इन प्लेयर्स को देखें, प्लेयर्स से पूछें क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब आप इतने एक्सपीरियंस, नो डाउट इज अ लेजेंड फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान, उसमें तो कोई शक ही नहीं किसी को, तो जब एक बॉलर फास्ट बॉलर रनअप पे आ रहा होता तो वो डेफिनेटली इनका इतनी तो एक्सपीरियंस है, उनको आइडिया हो जाएगा कि इसके रनअप में प्रॉब्लम है, इसके एक्शन में प्रॉब्लम है, इसके रिस्क में प्रॉब्लम है। तो जब प्लेयर्स खुद भी चाहेंगे कि यार वकार यूनुस हमारे पास आए, हमारे मैचेस देखें, तो नसीम भाई प्लेयर का दिल फिर इतना बड़ा हो जाता है कि यार एक बॉलिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वहां पर मौजूद है, हमको देख रहा है, तो फिर आप जान डबल मारते हैं। वहां पर आपको फायदा क्या होगा कि आपको अच्छे बॉलर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोकोबुरा की बॉल तीसरी दफा इस डोमेस्टिक क्रिकेट में आई है, एक बहुत खुशाइन बात है कि हमारे पास
इंटरनेशनल क्रिकेट वाली बॉल हमारे पास आई है और अब हम डोमेस्टिक से अपने प्लेयरों को यूज टू कर रहे हैं उस कोकोबूरा बॉल का, कि जो हम सफर कर रहे थे कि हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं आ रहे। अब जब आपको आउट नहीं मिलेंगे नसीम भाई, तो फिर आपको जान मारनी पड़ेगी, और ये कोकोबूरा बॉल जान मांगती है। बिल्कुल जान मांगती है, और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को जान की जरूरत भी दिखाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच ताहिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच तौकीर खालिद साहब, एंड थैंक यू वेरी मच एहसानुल्लाह साहब। आप ऑल आउट का हिस्सा बने, और ऑल आउट में इतना ही, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज जीतने में कामयाब हो गई। ओडीआई सीरीज हम जरूर जीत गए, लेकिन T20 क्रिकेट में यही श्रीलंका की यंग टीम डिफरेंट टीम दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ की झलक जब 28 रन पर 5 आउट हो गए थे दूसरे ओडीआई मैच में तो दिखाई, जो 180 रन का स्टैंड शनाका और जयसूर्या के दरमियान था, और आज गोनात अलीका की सेंचुरी, शनाका की बैटिंग और 297 रन स्कोर करना, फिर पाकिस्तान को सेकंड लास्ट ओवर तक लेकर जाना, कहीं ना कहीं रिदम हासिल कर लिया है श्रीलंका की इस नई टीम ने, क्योंकि नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। लाहौर में T20 सीरीज़ का आगाज़ 5 तारीख से होगा, पहला T20 मैच खेला जाएगा। वहाँ पाकिस्तान को थोड़ा सा ध्यान से खेलना होगा, रिलैक्स रहने का अब टाइम नहीं होगा, क्योंकि अब ये टीम जो है वो मौसम से भी हमांग हो गई है। अब इसके दिल में कोई सिक्योरिटी का खौफ भी नहीं रहा है, और अब ये अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कौम एंजॉय करे, इसलिए पाकिस्तान को अच्छा खेलना होगा। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते ऑल आउट में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।